स्वागत है आज के इस परिचर्चा में। टॉपिक है पश्चिम एशिया में तनाव और भारत के लिए क्या सबक है। जब से सुपुर्दे खाक हुए थे ईरान के सर्वे सर्वा और उसके बाद जो सीज फायर हुआ, उससे लगा कि तनाव थोड़ा थम रहा है, सारी चीज़ें पटरी पर आ रही हैं, लेकिन एकाएक फिर से तनाव बढ़ा और हरमुज जलमार्ग पर वही तनातनी फिर से देखी गई। 2026 में ऐसा कितनी बार हो चुका है कहना मुश्किल है, लेकिन इन सारे तनाव के बीच में, चाहे वो ईरान और इजराइल का तनाव हो या अमेरिका और इजराइल के बीच की मतभेद, फिर दोस्ती, फिर कई सारी चीज़ें उभर के आ रही हैं, या इजराइल और ईरान के बीच के तनाव का हो, अभी तो हरमुज जल ही इशू बना हुआ है, परमाणु कार्यक्रम की अभी चर्चा नहीं हो पा रही है। इन सब के बीच में दुनिया की महाशक्तियां अपने अपने हिसाब से नीतियां बना रही हैं, कदम बढ़ाए जा रहे हैं, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चीन हो, चाहे यूरोप की शक्तियां। इनके बीच में भारत के लिए क्या सबक है? क्या भारत इनके लिए कोई अल्टरनेटिव, एक अलग से रास्ता तैयार कर सकता है? मेन बात यही है कि हमारे लिए क्या सबक है और हमारे लिए क्या अल्टरनेटिव रास्ता हो सकता है। इन्हीं दो मुद्दों के ऊपर वार्ता होगी। अभी जो तनाव का माहौल है, इसका भविष्य क्या होगा, हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, या फिर तनाव को कैसे समाधान करें, हम इसकी भी चर्चा नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग ट्रंप को ये करना चाहिए, ईरान को ये करना चाहिए, हमारा दायरा इसके ऊपर केंद्रित नहीं है। हम लोग सिर्फ बातचीत कर रहे हैं कि इन सारे मुद्दों के ऊपर क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है और चीजें किस तरह प्रभावी हो सकती है। अगर हम मिडिल ईस्ट को देखें तो कुछ चीजें बेहद स्पष्टता से हमारे सामने आती हैं। क्या कि इस ग्लोबल सिस्टम ने हमारे लिए बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और जो 1 करोड़ से ज्यादा हमारे प्रवासी रहते हैं उनसे जुड़ा हुआ है, और ये हमारे इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी जुड़ा हुआ है। और इतने चैलेंजेज हमारे सामने हैं जिसको कई रूपों में क्रमबद्ध किया जा सकता है। पेट्रोल के दाम तो हैं ही, एलपीजी की क्राइसिस अभी तक दिल्ली में तो चल ही रही है, तुरंत नहीं मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, तो थोड़ा सा इनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि सबक हमारे लिए क्या मामला है। जो तनाव आया हुआ है, लगभग 1-1.5 सालों से जो भी लफड़े और पचड़े हो रहे हैं, उससे हमको क्या सबक मिला अभी तक। सबसे पहले जो हमें सबक मिला हुआ है वो है एक तरीके से कि हम इनके ऊपर जो डिपेंड है ना, वो हमारे लिए बड़ी रिस्की हो रहा है। हम अपने एनर्जी का 85% इस रास्ते से मंगाते हैं और गैस 50% यहां आ रहा है, और सऊदी अरब, यूएई और इराक से जो चीजें आ रही हैं, ये हमारे लिए बड़ी रिस्की, कि अगर कहीं भी कोई भी विवाद होता है तो इसका असर पड़ रहा है। दूसरा, ये जो हुर्मुज जल डमरू है और यहां पर जो समस्या उभर करके आई है, या लाल सागर में जो भी तनाव है, उससे सप्लाई चेन हमारा बाधित हो रहा है, और क्रूड ऑयल के दाम अगर बढ़ रहे हैं तो इसका सीधा असर हमारे कैड या करंट अकाउंट डेफिसिट पर पड़ रहा है, या फिर महंगाई पर पड़ रहा है। ये दो चीजें हम लोगों ने पिछले 6 महीनों में देखी। जब चर्चा हुई कि पेट्रोल के रेट भागने वाले हैं, तो ऐसा तो नहीं था कि हम भी चले गए पेट्रोल लेने, लेकिन ऐसी पूरी मनोदशा भारत के देखी गई जब मध्यम वर्गीय लोग इस डर और आशंका से पीड़ित दिखे। दूसरा, पीएम साहब ने कहा कि भाई सोना मत खरीदिए, विदेशों में मत जाइए डेस्टिनेशन के लिए। आज के न्यूज़पेपर में देखिए तो श्रीलंका भारत में शादी के डेस्टिनेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थल बना है। ठीक है जी, एक समय था जब टेंट समियाना लगा के मोहल्लों में शादी हो जाती थी और मोहल्ले के लोग शादी में ही सारा काम निपटा देते थे। अब जमाना बदल गया और सोना मत खरीदी, ये सारी चीजें इसी क्राइसिस से देखी गई। 6 महीने में ये चीजें हुई। तो पहली जो है वो ये है कि हमें अपने एनर्जी रिसोर्स के प्रति थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए। तो प्रश्न ये उठता है कि इसके लिए क्या करें। अभी एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल मिलाने की पहल जैसे भारत में हुई,
उसके ऊपर विरोध का स्तर दिख ही रहे हैं। नितिन गडकरी जी एनडीए मंत्रिमंडल में सबसे ईमानदार, कर्मठ और योग्य मंत्रियों के शुमारों में शामिल थे। आज उनकी रेटिंग तो कहिए तो सबसे नीचे जा चुकी है, क्योंकि भारत की जनता एथनॉल मिश्रित पेट्रोल को अपनाने पर तत्पर नहीं दिख रही है। विपक्ष वैसे ही हमलावर है और कई सारे रिपोर्ट ऐसे आ रहे हैं जिससे ये क्लियर हो रहा है कि एथनॉल मिश्रित पेट्रोल भारत की जनता के लिए स्वीकार्य अभी नहीं है। तो अब ये सोचना है कि हम अपने एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्या करें। क्या भारत के सभी जगह पर बैटरी वाले रिक्शा चला दें, या बैटरी वाले कार चला दें, या पेट्रोल वाले गाड़ी को बंद कर दें? ऐसे कई तरह के अन्य और वैकल्पिक मुद्दे हैं जो इस समय चुनौतियों के रूप में हमारे सामने हैं और हमें इस पर गंभीरता से सोचना है। दूसरा जो है वो ये है कि स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमारा याराना ईरान से भी है और हमारा ईराना इजरा से भी है। ईरान के साथ हमारी मित्रता मुझे पूछेगा तो मजबूरी है। ये ईरान भारत में कश्मीर के अलगाववाद में बहुत ज्यादा अभी भी सक्रिय है। ईरान के ऊपर संकट हुआ तो भारत से कैसे चंदा बटोर करके ईरान भेजा गया वो भी हम लोगों ने देखा। ईरान के मिलिशियाई गार्ड जो हैं वो भारत में भी कई टेरर समूह को हीरो के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। ईरान ने यमन से लेकर के, सीरिया से लेकर कश्मीर के अलगाववादियों को या आतंकियों को हीरो बनाया। ये चीज भारत के मीडिया में नहीं है लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में देखी जा रही है। लेकिन फिर भी हम ईरान में चौबहार बंदरगाह का निर्माण किए जा रहे हैं। अभी सुपुर्दे खाक का जो सीन हुआ उसमें से हमारे अता हुसैन बिहार के राज्यपाल भी गए, एक हमारी बड़ी खूबसूरत सी और जानी मानी पत्रकार हैं वो भी गई। तो ये दृश्य अभी हमें दिख रहा है। तो अभी भी हमारे सामने चुनौती है कि शिया और सुन्नी देशों के बीच के जो गुट हैं, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरब हो और ईरान हो, ईरान शिया गुट, दो सुन्नी गुट, हम किसको चुने? ईरान को चुने या यूएई को चुने, या शिया को चुने या सुन्नी को चुने? एक ये भी है, अगर किसी भी एक का पक्ष लेते हैं तो दूसरा हित हमारे यहां प्रभावित हो जाएगा। कारण क्योंकि ये जो कश्मीर है, कश्मीर में बुरी तरह से ईरान मौजूद है। दूसरा, अफगानिस्तान में तालिबान के साथ साथ 20 लाख शिया लड़ाके हैं वो भी मौजूद हैं। तो अगर ईरान के साथ कहीं भी संबंधों में कुछ खटपट आती है तो एक बटन दबाएगा उधर से ईरान, इधर से बवाल शुरू हो जाएगा। भारत सरकार जानबूझ के इन चीजों को इग्नोर मार रही है या चुप्पी साधे हुए है। चौबहार बंदरगाह तो है ही, जहां पे भारत की उपस्थिति कभी बढ़ती है कभी घटती है। अभी फिर सुनने में आया कि हाँ भाई बढ़ेगी। सऊदी अरब, यूएई, सऊदी अरब से तो पुराना संबंध रहा। सऊदी अरब खुद पाकिस्तान के साथ इस्लामिक नाटो बना रहे, यूएई अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ जुड़े हुए हैं। तो इधर के 12 सालों में देखिए तो यूएई में जो भाई लोग बैठा करते थे, मोदी गवर्नमेंट में तो कम से कम भाई लोगों को ठिकाने लगा दिया गया। अब सारे भाई लोग कनाडा में बैठ रहे हैं या कतार में बैठ रहे हैं। तो अभी भी हमें स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को लेकर के असमंजस की स्थिति पड़ी है कि हम ईरान का साथ दें या शिया देश का साथ दें या सुन्नी देश का, या हम ईरान के साथ रहें या इजराइल के साथ, या हम ईरान के साथ रहें या फिर अमेरिका के साथ। तो ये असमंजस की स्थिति अभी भी देखी गई। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो शब्दावलियों का प्रयोग हो रहा है वो कुछ ऐसी है कि भारत को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखना चाहिए ताकि वो किसी भी रीजनल ब्लॉक का पार्ट ना बने और अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पे रख सके। बट क्या ऐसा संभव दिख रहा है? भारत की समस्त सुरक्षा एजेंसियां जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे पर बिल्कुल बेबस, लाचार दिख रही हैं। और ये समस्या यहीं तक नहीं है, कहीं ना कहीं भारत की पॉलिसी देखिए तो अभी तक तालिबान से भारत ने दूरियां बना रखी थी, अब पिछले दरवाजे से भारत तालिबान से संबंध बनाते दिख रहा है। और ये भी कहा गया है तालिबान के एक मंत्री के द्वारा, हमारा और भारत का डीएनए एक है। भाई डीएनए एक है लेकिन आरएनए भी होना चाहिए एक, तब ना शांति व्यवस्था होगी। हम कैसे भूले कि 1990 के दशक में आप ही लोग आकर के हमारे कश्मीर में बवाल किए। खैर, बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर थोड़ी सीमित चर्चा की जा सकती है।
तो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई। तीसरी देखें, अगर कहीं भी इसमें कुछ विवाद होता है तो सबसे बड़ी बात, अभी तक पैसा अमेरिका और यूरोप से प्रवासी लोग भेजते थे, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा अब मिडिल ईस्ट से आ रहा है। वेस्ट एशिया में या मिडिल ईस्ट में 85 लाख से लगभग 1 करोड़, नया आंकड़ा है 1.25 करोड़। लेकिन भारत सरकार के आंकड़े को ही हम थोड़ा सा देखेंगे, यहां रहते हैं, मोटा माल भेजते हैं। अगर इसमें कहीं भी कोई अस्थिरता आती है तो फिर इनको सेफली निकालना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती आ जाती है। और सबसे बड़ी बात, आपने अक्षय कुमार वाली एयरलिफ्ट वाली फिल्म देखी होगी या कई अन्य और पिक्चरें जिसमें प्रवासी भारतीयों को निकाला गया, तो एक बहुत बड़ी समस्या यहां पर आ रही है कि ये 1.25 करोड़ लोग कहां जाएंगे। जैसे मैं अपने ब्रदर की बात करूं तो मेरे ब्रदर कतर में काम करते थे, तो जब मैंने एक साथ कतर पे 10 छोटी छोटी वीडियोस बनाई तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया आप गलत सोच रहे हैं। कुछ मेरे रिश्तेदार दुबई में बैठे हुए हैं, दूर के रिश्तेदार जिनसे ना कोई प्रेम है, ना कोई आत्मीयता, ना कोई निकटता, वो भी कहते थे दुबई इज वेरी सेफ नेशन। लेकिन जैसे ही बम ईरान ने इन दोनों के ऊपर गिराया, इनका सारा सेफनेस उड़ गया। एक दिन रात में पूछे, भैया आप सही कह रहे थे, कतर अभी भी खतरनाक बना हुआ है। तो ये लोग सेफ करते हैं, कुछ भी सेफ नहीं है। बुर्ज खलीफा के ऊपर से प्लेन गुजर रहा था और कतर पर जब बम गिरा तो इनकी हालत खराब हो गई। तो अभी ये समस्या आई है कि हाल के दिनों में जो भारत से लोग दुबई में शिफ्ट हो रहे थे, बड़ा सेफ और पीसफुली कंट्री है, उनके सारा सेफनेस वहीं का वहीं रह गया। एक तरफ प्रवासी भारतीय जो वहां पे अपना ठिकाना बना रहे हैं वो भी हैं, दूसरी तरफ वो लोग जो अकुशल कार्मिक हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या केरल हो, जहां हर घर से एक मुस्लिम व्यक्ति वहां पे काम कर रहा है। इनफैक्ट भारत में पिछले 30 सालों में जो भी इन राज्यों में समृद्धि आई है उसमें पेट्रो डॉलर का बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो इनकी सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार के पास क्या प्लान है, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या रणनीति है, यह भी एक असमंजस की स्थिति है जिसके ऊपर सबक लिया जा सकता है। हो सकता है कि गवर्नमेंट ने कुछ सोच करके रखा हो। दूसरी बात, इन एरिया में एक कनेक्टिविटी का मामला है। क्या कनेक्टिविटी है जरा देख लीजिए। इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर एक बनाया गया था, यूरोप कॉरिडोर, वो सारा का सारा धरा रह गया। सच बताइए तो हमास ने जो अटैक मारा वो इसी कॉरिडोर को खत्म करने के लिए था। कुछ हॉलीवुड की फिल्में देखा करिए, मुझे याद है जब जेम्स बॉन्ड की पिक्चर आई थी पियर्स ब्रॉसनन की, वर्ल्ड इज नॉट एनफ, तो उसमें वर्ल्ड के सारे तेल नक्शे को दिखाया और बोला कि अगली लड़ाई इसी के रास्ते के ऊपर होगी। मैं बात कर रहा हूं सन 2001 से 4 के बीच की फिल्मों की। अभी भी ये चीजें चल रही हैं। तो ये कॉरिडोर जैसे बनाने की बात आई, तुरंत हमास ने इसके ऊपर ठोक ठाक दिया, तो हमास और इजराइल का तनाव सामने आया। तो अब समस्या ये है कि कहीं भी रीजनल कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। तो हम अगर कनेक्टिविटी परियोजनाएं अगर बनाते भी हैं अल्टरनेटिव रिसोर्स के लिए, तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम इसको एक्टिव कैसे करेंगे। कि अगर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर होता है तो इसमें इजराइल भी है, इसमें यूएई भी है और इसके रास्ते से यूरोप पहुंचने की बात है। ईरान को नागवार गुजरा है, बस उठा दिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों को। एक हॉलीवुड की फिल्म है उसमें दिखाता है, बस ये डॉलर फॉरवर्ड करने की जरूरत है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, ये सारा आपका प्लान और कॉरिडोर धरा का धरा रह जाएगा। उसमें खुलेआम धमकी देते हैं। तो एक ये भी चीजें देखी जा रही हैं। आगे देखिए, डिफेंस के सेक्टर में कहा जा रहा है कि हमें आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। हाल के दिनों में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारे कई सारे हथियार इंडोनेशिया ने भी लिया, मलेशिया ने भी लिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी रुचि दिखाई, यूएई ने भी रुचि दिखाई वगैरह वगैरह। तो अगर कहा जाए कि 2014 के बाद फॉरेन पॉलिसी के लेवल या पॉलिसी के लेवल पर मोदी गवर्नमेंट की सबसे अच्छी पॉलिसी क्या रही, तो वो है डिफेंस सेक्टर में नए नए इनोवेशन करना, एफडीआई आमंत्रित करना। और भारत आज 23 से भी ज्यादा देशों को अपने वेपन सप्लाई कर रहा है। ये 2014 के बाद हुआ, बहुत बड़ी चीजें हैं। तो इजराइल से हथियार मंगा भी रहे हैं, अपने डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत कर रहे हैं। अब जब खुद इजराइल वॉर में व्यस्त है तो हमारी डिलीवरी कैसे होगी। एक बात और भी आई, इसी तरह राफेल जब हमने फ्रांस से खरीदा था
तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जब ये ऑपरेशन सिंदूर और एक तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तो उस समय राफेल की सप्लाई में देरी हो गई। तो एक सिस्टम ये भी है कि जो हमारे डिफेंस सिस्टम के तहत जो भी एग्रीमेंट होते हैं उनके सप्लाई चेन में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए हमें डिफेंस सेक्टर में भी आत्मनिर्भर होने की जरूरत है, या फिर आत्मनिर्भर भारत रक्षा क्षेत्र में या मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोजेक्ट में भी होना चाहिए। और ये कंपलसरी है, क्योंकि पिछले 6 से 7 महीने में इजराइल जिस कदर उलझा उसका असर दिखा। इनफैक्ट कि कई सारे हैदराबाद इधर ईरान में आरोप लगा कि भारत ने जो ड्रोन बनाया है वो ड्रोन इजराइल सप्लाई हो रहा है। ये आरोप लगा, पता नहीं आरोप में क्या दम था या नहीं था। एक हम ये भी कह सकते हैं कि भाई हम तो हथियार बना रहे हैं, जो खरीदने आएगा हम बेच देंगे। तो एक आरोप ये भी लगा। एक आरोप ये भी लगा कि भारत ने ये कुछ हथियार ड्रोन रूस को भी सप्लाई किया है। यूरोप वालों ने आरोप लगाया था। तो हो सकता है कि ये आरोप सही भी हो सकता है ये भारत के डिफेंस सेक्टर के बढ़ती हुई क्षमता को बदनाम करने की एक साजिश हो। मतलब तुम बनाओ और बेचो तो ठीक, हम बनाए और बेचे तो गलत। खैर, अब बात करते हैं भारत के लिए हम वैकल्पिक अल्टरनेटिव रास्ते क्या हैं। तो भाई हम ऊर्जा रिसोर्स को करें तो क्या करें? एथेनॉल वाली कहानी अभी हमने देखा है। तो ऊर्जा रिसोर्स के लिए वेस्ट एशिया पर हम अपनी निर्भरता जो है वो कम कर सकते हैं। पहला जो अल्टरनेटिव रास्ता है, जो 6 महीने में हमने सबक लिया, वो यही है कि हम कोई अल्टरनेटिव रास्ता करें। क्या करें? हम रूस से लें, अफ्रीका में नाइजीरिया और अंगोला से ले लें, लैटिन अमेरिका से ले लें, वेनेजुएला और ब्राजील से भी ले सकते हैं, या फिर अमेरिका से भी तेल इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, इन अब रास्ते तेल मंगाने का खर्चा ज्यादा बढ़ सकता है, और फिर तेल मंगाने वाले रास्ते में कहीं हूती विद्रोही या हमास वाले बैठे हैं और एक आध आग लगा दिए टैंकर में, तो वो भी समस्या। दूसरा क्या है कि अभी जो हम अपने पेट्रोल को भूमिगत रिजर्व करते हैं उनको बढ़ा करके, अभी 30 दिनों की क्षमता ही है तो उनको 2 महीना करना चाहिए। अभी तो 30 दिन का ही रिजर्व है, उनको और बढ़ा सकते हैं 60 दिन से लेकर के अन्य चीज। अब इसके लिए इंटरनल टैंक कैसे बढ़ाएं, रिजर्व कैसे बढ़ाएं, ये सोचना है। तो सबसे बड़ी बात कि हम अपने एनर्जी रिसोर्स को एक अल्टरनेटिव रास्ते की तलाश में डाइवर्सिफिकेशन का रास्ता अपनाएं और कुछ इंटरनल रिसोर्स को भी आगे बढ़ाएं। दूसरा, एक और बात जो कही जा रही है वो है ग्रीन एनर्जी को अपनाना चाहिए। ग्रीन एनर्जी को अपनाना चाहिए, ये जो जीवाश्म ईंधन है उसको खत्म कर दे, ये जो कि संभव नहीं है। अब सोलर एनर्जी और पवन एनर्जी जो विंड एनर्जी है वो हर जगह कारगर तो नहीं हो सकते हैं ना, उनके लिए पवन चक्की चाहिए। कहने को कह दे कि हाँ भाई ऐसा करिए, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। गडकरी जी की आलोचना यही हो रही है, अरे भाई तुम कभी हरित हाइड्रोजन बोलते हो, कभी ये बोलते हो, कभी वो बोलते हो, टिको तो भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि ऊर्जा सप्लाई को अल्टरनेटिव सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी में नहीं बदल सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन एनर्जी के रिसोर्स बड़े कॉस्टली हैं। उदाहरण के लिए जो कोयले से ऊर्जा पनपती है वो अगर प्रति यूनिट उसका खर्च 2 रुपए आता है तो रिन्यूएबल एनर्जी का खर्च आता है 20 रुपए। तो क्या भारत की 80% जनसंख्या इस 20 रुपए के महंगे एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए रेडी है? मैंने ये बात दर्जनों बार दोहराई होगी कि ग्रीन एनर्जी की बात होती है, लेकिन कैसे होती है? अभी दिल्ली की बात करूं तो बैटरी वाले कारों में आग लग जाता है, बैटरी वाले ओला में आग लग जाता है। इनफैक्ट जो लोग भी कार खरीद रहे हैं, जो बहुत पैसे वाले हैं, वो छोटा कार बैटरी वाला, इलेक्ट्रिक वाला फैशन के रूप में खरीद रहे हैं। भारत के आम उपभोक्ता वर्गों की पहली चॉइस पेट्रोल और डीजल ही है। अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स के जो भी व्हीकल्स हैं वो देश की जनता के द्वारा अपनाए नहीं जा रहे हैं। अलग अलग जैसे पीसीओ खुलता था, आजकल बैटरी चार्जर मशीन हर मेट्रो के ऊपर खुल रहा है। तो देखिए आगे क्या होता है। तो सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि जो ग्रीन एनर्जी है उसको एडॉप्टेशन में ये प्रॉब्लम आ रही है। तीसरा, कहा जा रहा है कि अल्टरनेटिव ट्रेड और कनेक्टिविटी का रास्ता खोजे। अगर हरमुंज में लफड़ा है तो अल्टरनेटिव खोजें भाई। तो क्या खोजे भाई? मान लीजिए अगर देखें तो यहां प्रॉब्लम है, तो इसको छोड़ के अब या तो इधर से
ऐसे जाएं या फिर कुछ और जाएं। तो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा इंस्टेक चौबहार बंदरगाह के माध्यम से रूस और मिडिल ईस्ट तक जा सकते हैं। फिर वही बात, अगर आप ईरान के साथ याराना बनाते हैं तो अमेरिका आंख दिखा रहा है, इजराइल भी कह रहा है कि भाई दोस्ती हमसे है, हमने हमेशा मोसाद वालों को भेजा है और आप हमको छोड़ के फिर ईरान के साथ कर रहे हैं। तो समस्या यही आ रही है, काम तेज करना चाहिए, भले हम लिख दें, बोल दें, या फिर रूस के सुदूर पूर्व का जो एक जुड़ने के लिए ये व्लादिवोस्टॉक वाला जो एक रास्ता है, चेन्नई से लेके व्लादिवोस्टॉक वाला जो एक रास्ता, उसको भी डेवलप कर सकते हैं। इनके ऊपर बातचीत चल रही है, लेकिन समस्या यहीं पर आ रही है कि रूस भी युद्ध में उलझा हुआ है और ईरान के साथ भारत के संबंधों में जो एक स्थिरता या शिथिलता दिखाई दे रही है, उसके ऊपर अमेरिका और इजराइल की कुदृष्टि या कहर पर्दे के पीछे से पड़ रहा है। तो यहां भी एक समस्या आ रही है कि अगर चेन्नई से रूस या व्लादिवोस्टॉक तक का एक अल्टरनेटिव रास्ता तैयार करते हैं तो वो भी बहुत महंगा है, और दूसरा हरमुज को छोड़ करके ये रास्ता अपनाते हैं तो बहुत खर्चीला है, और एक ईरान के साथ अगर दोस्ती यारी बढ़ाते हुए इंस्टेक का रास्ता अपनाते हैं तो अमेरिका और इजराइल जैसे परंपरागत मित्रों के खिसकने की चांस है। तो यहां भी व्यापारिक मार्ग और कनेक्टिविटी मार्ग को लेकर के जो भी वैकल्पिक मार्ग हमें दिखते हैं उसमें भी कई उलझने हैं। तो भाई अब आप क्या करें, कंक्लूजन क्या होना चाहिए? तो भारत को अपनी एनर्जी बास्केट को बिखेरना होगा, ग्रीन एनर्जी को तेजी से कदम बढ़ाने होंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मल्टी एलिगमेंट बहुउद्देशीय कूटनीति अपनानी होगी। ये वो है जो मैं बच्चों को बताता हूं कि आप हर जगह लिख लिया करिए। इनको लिखने से आपके नंबर मिल जाएंगे, आईएएस में सिलेक्शन हो जाएगा। सच्चाई ये है कि व्यवहारिक स्तर पर यह संभव होता दिख नहीं रहा है। तो अब फिर भी वक्तव्य के स्तर पर हमें क्या करना चाहिए कि वेस्ट एशिया का क्राइसिस एक हमारे लिए गंभीर वेकअप कॉल है या चेतावनी है। हमें अपने स्ट्रैटेजी को नए सिरे से गढ़ करके बेहतरीन अवसर क्रिएट करना है ताकि इस उथल पुथल में हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी रहे, आत्मनिर्भर रहे और इकोनॉमिक रूप से हम ठोस और सॉलिड रहें। कहने को तो वही बातें आ गई, लेकिन फिर क्या इथेनॉल को हम अपना रहे हैं, भारत की राजनीति में अपनाया जा रहा है? क्या ये चेन्नई से व्लादिवोस्टॉक जाने का रास्ता व्यवहारिक है? क्या इजराइल को दरकिनार करके हम ईरान से याराना बनाए रखें? क्या यूएई और सऊदी अरब जैसे परंपरागत मित्रों को छोड़ करके ईरान से याराना या दोस्ती का दौर हमारे लिए जारी रहेगा? क्या रूस से संबंध बिना यूरोप को, अमेरिका को नाराज किए या गुस्सा दिलाए संभव हो सकता है? यहां तो जरूर संभव होते दिख सकता है। क्या अभी 30 दिन का स्टोरेज पेट्रोल है उसको बढ़ा करके 60 दिन करने के लिए धन या विदेशी मुद्रा या घरेलू जो भी पैसा है वो है, जब हमारा व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है? क्या भारत की ऐसी मानसिकता है जो श्रीलंका जैसे देशों में जाके वेडिंग ना करें या सोना खरीद के न स्टोर करें? अभी तो यही था कि भाई युद्ध होगा तो डॉलर मजबूत होगा और सोने का भाव भी मजबूत होगा, ऐसी संभावना दिखाई दे रही थी। युद्ध थम गया, डॉलर का भाव भी बढ़ रहा है लेकिन गोल्ड का भाव थोड़ा कम हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में जो कुछ भी उम्मीद लगाई जाती है जरूरी नहीं है वो उम्मीद पूरी हो। तो भारत के लिए सबक ये है, बट सबक से जो सीख मिल रही है या जो सबक मिल रहा है उसको पालन करने में ये व्यवहारिक समस्या देखी जा रही है। तो अब देखना यह है कि एथेनॉल का प्रयोग हो या ईरान के साथ संबंधों में एक तनाव या सीज फायर वाली स्थिति बनी रहे, या फिर वेट एंड वॉच वाली कि ठीक है भाई हम ईरान से भी रहेंगे या इजराइल से भी रहेंगे। कुल मिलाकर के एक उलझन की स्थिति बनी हुई है। चेन्नई से व्लादिवोस्टॉक का रास्ता पॉसिबल नहीं दिख रहा है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भी एक्टिव होते नहीं दिख रहा है।
और भारत के लोग अभी इस योग्य नहीं हैं कि अपने सारे सार्वजनिक परिवहन को अपनाएं और अपने टू व्हीलर फोर व्हीलर को रोक दें। इनफैक्ट अगर एक दिन संडे को कह दिया जाए कि इस दिन पेट्रोल नहीं मिलेगा, आप घर से ना निकले, तो हम ऐसे हैं कि उसी दिन अपना कार लेके घूमने चले जाएंगे। क्यों? दिखाने के लिए। तो ये जो दिखावे की संस्कृति है ना, बहुत प्रभावी। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, चाइनीज ऐप को लेके ई रिक्शा वाले को रोक रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो भारत की मानसिकता कुछ ऐसी ही है, इनको अंग्रेज क्रिमिनल माइंडेड कहते थे, तो गलत नहीं बोलते थे। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो इन सारी बातों के ऊपर जो गंभीरता से विचार किया गया है वो ये है कि पश्चिम एशिया में जो तनाव है वो भारत के लिए क्या सबक और वैकल्पिक रास्ते खोजते हैं, इसकी हमने चर्चा की। इन्हीं सारी बातों की चर्चा भारत के राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट में हो रही है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडियाओं ने भी भारत के इस चीज में जारी किया। सच्चाई यह है कि उलझन की स्थिति बनी हुई है, चाहे वो एथेनॉल वाला मामला हो या बैटरी वाला मामला हो या ग्रीन एनर्जी के रिसोर्स को अडॉप्ट करना हो। तो फिर इस माहौल में रास्ता क्या है? तो रास्ता न मुझे सूझ रहा है, न एस जयशंकर जी को सूझ रहा है, न पीएमओ को सूझ रहा है। उत्तर क्या लिखना है, बोलना क्या है, सबके सामने क्या क्या करना है, वो मैंने बोल दिया, यहाँ पे लिख भी दिया। अब आप इसी चीज का पालन करें, बाकी सारी चीजें एस जयशंकर जी के लिए छोड़ दीजिए। थैंक यू।